हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था वृद्धि एवं विकास में यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे, जिसमें व्यक्तित्व टॉपिक हमारा चल रहा था। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व की विशेषताएं और व्यक्तित्व के पहलू, व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आज हम व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व पढ़ेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो व्यक्ति का बाह्य आचरण उसकी जन्मजात तथा अर्जित वृत्तियां, उसकी आदतें और स्थायी भाव, उसके आदर्श, जीवन के मूल्य, ये सभी चीजें मिलकर ऐसे प्रमुख स्थायी भाव या आदर्श स्व आइडियल सेल्फ को जन्म देते हैं जो मानव के व्यक्तित्व का प्रमुख आधार है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें जुड़ती हैं। तो उसका हमने पढ़ा था कि व्यक्ति का बाह्य आचरण, उसकी जन्मजात तथा अर्जित वृत्तियां, उसकी आदतें, उसका भाव, उसके आदर्श, जीवन के मूल्य, ये सब मिलकर एक आदर्श स्व को जन्म देते हैं जो कि मानव के व्यक्तित्व का प्रमुख आधार होता है। इस प्रकार स्व से जुड़े तत्व या लक्षण जिन्हें व्यक्तित्व के घटकों के रूप में माना जाता है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला है शारीरिक तत्व। इसके अंतर्गत व्यक्ति का रंग रूप, भार, शारीरिक सौष्ठव तथा वाणी एवं स्वर आदि आते हैं। शारीरिक तत्व के अंतर्गत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले या व्यक्तित्व से जुड़े हुए तत्व, जो शारीरिक तत्व के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसमें है व्यक्ति का रंग रूप, भार, शारीरिक सौष्ठव यानी कि वो दिखने में कितना हष्ट पुष्ट होता है, वाणी एवं स्वर आदि आते हैं। क्योंकि व्यक्ति का रंग रूप भी मायने रखता है व्यक्तित्व में कि कैसा व्यक्तित्व है, व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, वह दिखने में कैसा लगता है। भार कि बहुत ज्यादा मोटा है या बहुत ज्यादा पतला होता है तो फिर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती है, तो ये भी निर्धारित करता है। शारीरिक सौष्ठव यानी कि वह कितना हष्ट पुष्ट दिखता है। और वाणी तथा स्वर कि उसकी वाणी कैसी है, मधुर वाणी है या उसकी वाणी कर्कश, कर्कश अर्थात वो जोर से बोलता है, कठोर आवाज है, या प्यार से मधुर आवाज बोलता है, स्वर कैसा है, आदि चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा तत्व है वंशानुक्रम। बालक के वंशानुक्रम से ही सामान्य प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, बुद्धि, कार्यक्षमता, स्नायु मंडल, प्रतिक्षेप और चालक, आंतरिक स्वभाव आदि को प्राप्त करता है और दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। अर्थात हेरिडिटी जिसे कहते हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो उसके अंतर्गत आते हैं उसकी सामान्य प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, बुद्धि, कार्यक्षमता, स्नायु मंडल, प्रतिक्षेप और चालक, आंतरिक स्वभाव आदि होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित वह करता है, जो व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। थर्ड है एनवायरमेंट, वातावरण। मनुष्य के व्यक्तित्व पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में ऑगबर्न निमकॉफ ने कहा है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात व्यक्तित्व को वातावरण भी प्रभावित करता है।
कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वह कैसे वातावरण में, कैसे परिवेश में वह रहता है, वो चीज भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वातावरण निम्न प्रकार का होता है। पारिवारिक वातावरण एक तो, कि वह कैसे परिवार में रहता है, परिवार में संस्कार उसको कैसे मिलते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, तो परिवार का वातावरण। आस पड़ोस का वातावरण, मैत्रिक मंडली का वातावरण, यानी कि वह कैसी मित्र मंडली में रहता है, वह जिस ग्रुप में रहता है वह ग्रुप कैसा है। और विद्यालय का वातावरण, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, उसमें पारिवारिक वातावरण भी आता है। आसपास का वातावरण, के आसपास में कैसे लोग रहते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा होता है क्या, या संस्कारी लोग रहते हैं, वह किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, हेल्पफुल होते हैं या नहीं होते हैं। तीसरा है मित्र मंडली का वातावरण, कि मित्र मंडली कैसी है, उसके जो दोस्त हैं उनका आचरण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, तो मित्र मंडली का वातावरण। फिर फोर्थ है विद्यालय का वातावरण, कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहां किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया जाता है, वहां किसी के साथ गलत बिहेव तो नहीं किया जाता है, वहां पर कैसे संस्कार दिए जाते हैं, वहां पर कैसी बातें सिखाई जाती हैं, वहां पर किस तरीके का बिहेव सिखाया जाता है, वहां पर लोग हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वह विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत आती हैं। स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको कितना मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, आगे आने का, उनके साथ टीचर का बिहेव कैसा होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो व्यक्तित्व का तीसरा घटक है वातावरण। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण भी होता है, आसपास का वातावरण भी होता है, मित्र मंडली का वातावरण भी होता है, और विद्यालय का वातावरण भी होता है। फोर्थ घटक है सांवेगिक तत्व, इमोशनल ट्रेट्स। संवेगों का भी मनुष्य के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के बाह्य वातावरण तथा अंतर्मुखी ग्रंथियों का भी सांवेगिक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। एक मिलनसार, हंसमुख एवं साहसी व्यक्ति दूसरों पर शीघ्र ही प्रभाव जमा लेता है, परंतु चिड़चिड़ा तथा उदास मन वाला व्यक्ति कम ही प्रभावित कर पाता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले घटकों में चौथा घटक है, फोर्थ घटक है सांवेगिक तत्व, इमोशनल ट्रेट्स। सांवेगिक तत्व भी मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व में के व्यक्ति की विशेषताएं अलग प्रकार की होती हैं। अगर कोई व्यक्ति मिलनसार है, सबके साथ हंसता बोलता है, सबकी हेल्प करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के साथ घुल मिल कर रहता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, हर काम में आगे आने वाला होता है, वह आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के विचारों के आधार पर अपने विचार प्रकट करते हैं, बाह्य जगत में लगाव रखते हैं, अर्थात जो आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वह इंटरेस्ट रखते हैं, जहां उनकी जरूरत होती है वहां वह हेल्प भी करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं, स्वयं की पीड़ा या परिस्थिति की चिंता नहीं करते, वे चिंता मुक्त रहते हैं, दूसरों के बारे में वे हमेशा सोचते हैं, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हमेशा दूसरों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं, दूसरों में अपनी एक इमेज बना लेते हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो चिड़चिड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, साहसी नहीं होते हैं, उदास मन वाले व्यक्ति होते हैं, हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते हैं, एकांकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों पर या दूसरों के बीच में अपना प्रभाव नहीं जमा पाते हैं, वे अकेले रहते हैं। तो सांवेगिक तत्व,
फिर फिफ्थ है लिंग तत्व। पुरुष तथा स्त्री में बहुत अंतर होता है। पुरुष साहसी बाह्य जगत में रहने वाला एक निर्भय प्राणी होता है, जबकि स्त्री होती है वह लज्जाशील होती है, बाह्य जगत के सामने न आने वाली होती है। इस कारण वह कठिनाइयों से नहीं जूझ पाती है। तो हमारा फिफ्थ घटक है व्यक्तित्व का, वह है लिंग तत्व की। स्त्री और पुरुष में डिफरेंस। पुरुष होता है वह बाह्य जगत में खुलकर सामने आने वाला होता है, साहसी होता है, निर्भय होता है, अपनी बात बेझिझक वह बोल सकता है। और स्त्री होती है वह लज्जाशील होती है, हर किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती है, बात नहीं करती है। इस कारण वह कठिनाइयों से जूझती रहती है, कठिनाइयों से बाहर नहीं निकल पाती है। सिक्स्थ है मानसिक तत्व, मेंटल ट्रेट्स। मानसिक तत्वों में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय शक्ति तथा स्मृति आदि महत्वपूर्ण निर्णय शक्ति तथा स्मृति आदि महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। बुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है और उसका प्रयोग प्रत्येक स्तर पर व प्रत्येक कार्य में होता है। तो हमारा सिक्स्थ व्यक्तित्व का सिक्स्थ घटक है मानसिक तत्व, जिससे भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व के निर्धारण में उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। और मानसिक तत्वों के अंतर्गत क्या आता है? सोचने विचारने की शक्ति होती है, बुद्धि होती है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति आदि सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, जिसमें से बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वह हमेशा दूसरों के बीच में अपनी इमेज अच्छे से बना लेता है, अपना प्रभाव जमा लेता है। और मंद बुद्धि जो होता है वह अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है। अतः बुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है और उसका प्रयोग प्रत्येक स्तर पर व प्रत्येक कार्य में होता है। तो ये था मानसिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति संस्कारों का समूह है, यह पूर्वजों से प्राप्त होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गई समस्त संस्कार आ जाते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनोविश्लेषक युंग व सामूहिक अज्ञात मन में जातीय गुणों या पूर्वजों से प्राप्त गुणों को माना गया है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी जातीय संस्कृति होती है। संस्कृति संस्कारों का समूह होता है, तो सांस्कृतिक तत्व भी व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसकी संस्कृति किस प्रकार की है। संस्कृति हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके अंतर्गत पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गई समस्त जातियां आती हैं, जो एक पीढ़ी से लेकर अन्य समस्त पीढ़ियों में संस्कार डालती जाती है। अतः व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों का भी बड़ा हाथ होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। पारिवारिक वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, मित्र मंडली का वातावरण, उसमें भी सबसे ज्यादा बात यही होती है कि भाई संस्कार कैसे हैं, परिवार में संस्कार कैसे हैं, आसपास के लोग रहते हैं उनके संस्कार कैसे हैं, उनका बिहेव कैसा है। तो वही चीज है कि सांस्कृतिक तत्व की भी इंपॉर्टेंस होती है। व्यक्तित्व के घटक के अंतर्गत इन्हें माना गया है। एट्थ है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। मनुष्य के व्यक्तित्व पर समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को हमेशा सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः समाजीकरण के कारण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों में मनोवैज्ञानिक कारक सम्मिलित किए गए हैं। अभिप्रेरणा, चरित्र, बौद्धिक क्षमताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां आदि सम्मिलित हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो समाजीकरण भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति का समाजीकरण अच्छे से हुआ है, व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास अच्छे से हुआ है, तो उसका समाज के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ
अच्छे से समायोजन हो पाएगा और उसका व्यक्तित्व है वह प्रभावी होगा। इसके विपरीत यदि व्यक्ति का समाजीकरण नहीं हुआ है, वह समाज के बनाए नियमों के अनुसार नहीं चलता है, तो उसका कुसमायोजन होता है और वह दूसरों के बीच में एक अपना प्रभाव जो है वह नहीं जमा पाता है, अपनी इमेज है वह अच्छी नहीं बना पाता है। तो समाजीकरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।